हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का तीसरा पार्ट देख रहे हैं। इस तीसरे पार्ट के अंदर हम ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी और प्लाज्मोलाइसिस चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओपी मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब। हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण दाब। ठीक है, इसके बारे में आप पहले जान चुके हैं। जब परासरण की क्रिया होती है, जब जल या विलायक का अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है तो उस क्रिया को परासरण बताया था। और उस क्रिया में जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को कौन सा दाब बताया था? परासरण दाब बताया था। इस परासरण दाब का मान जो है 100 ATM के बराबर 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। अब ये अभी इस वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी बार बार एक दूसरे से क्या होंगी? कनेक्ट होंगी, इसलिए इनको एक साथ बताया गया है। अब हम यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक प्लांट सेल या पादप कोशिका का डायग्राम आपको दिख रहा है। प्लांट सेल के अंदर ये बाहर का जो आवरण है इसको बोल रहे हैं सेल वॉल। उसके अंदर जो है मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसके अंदर रिक्तिका के अंदर जो रस है उसको बोलते हैं रिक्तिका रस। एक एक करके हम सारी टिप्पणियां देखते जाएंगे। पहले हमने ओपी के बारे में आप जानते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम देखते हैं टीपी या टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर को बोलते हैं हिंदी में स्फीति दाब। कौन सा दाब? स्फीति दाब। अब आप देख रहे हैं एक पादप कोशिका रखी हुई है और एक पादप कोशिका जल से भरे हुए बीकर के अंदर रखी हुई है। अब जल से भरे बीकर के अंदर ये याद रखना, जल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ओपी जो है वो क्या होता है? लो होता है। किसकी अपेक्षा? प्लांट सेल की अपेक्षा। प्लांट सेल का ओपी जो है वो हाई है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? लो है। अब जो इसके चारों ओर, सेल के चारों ओर सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा यहाँ पर एक वैक्यूल है और वैक्यूल के अंदर सेप है, रस है, रिक्तिका रस कहा गया है। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजें देखते जाते हैं। स्फीति दाब मतलब होता है टर्गर प्रेशर। जब इस कोशिका को कौन से पानी में रखा गया? लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले, निम्न परासरण दाब वाले जल में रखा गया या एक बीकर में रख दिया तो क्या होगा कि बाहर से पानी कहाँ की ओर? अंदर की ओर गमन करेगा। मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर से किधर की ओर? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब निम्न परासरण दाब से जल किधर की ओर गमन करता है? परासरण के नियम के अनुसार उच्च ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब की ओर गमन करता है। अब जब जल अंदर जाएगा तो जल के अंदर जाने के कारण यहाँ पर सेप की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सेप की मात्रा बढ़ेगी तो ये रिक्तिका क्या होनी शुरू हो जाती है? फूलना शुरू हो जाती है। और जब रिक्तिका फूलती है तो रिक्तिका के फूलने के कारण इस कोशिका पर भी क्या होता है? दबाव पड़ता है। इस कोशिका पर जो दबाव पड़ता है उस दबाव के कारण कोशिका फूल जाती है, स्फीति दशा में आ जाती है। स्फीति दशा के कारण जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को ही टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब कहा जाता है। स्फीति दाब सीधे से हम सामान्य भाषा में कह दें कि यदि किसी पादप कोशिका को निम्न परासरणी दाब वाले विलयन में रखा जाए या शुद्ध जल में रखा जाए, क्योंकि शुद्ध जल का ओपी जो होता है वो लो होता है किसी की अपेक्षा? पादप कोशिका द्रव्य की अपेक्षा। तो पादप कोशिका को निम्न परासरण दाब वाले विलयन में या जल में रखा जाए तो निम्न परासरण दाब से जल के अणु कहाँ पर? उच्च परासरण दाब की ओर गमन करते हैं। जब ये अणु गमन करते हैं तो इस रिक्तिका का रस बढ़ जाता है। रिक्तिका के रस के बढ़ने के कारण ये रिक्तिका बाहर की ओर फैलने लगती है। ठीक है, कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करेगा तो कोशिका फूलना शुरू होगी और कोशिका फूलेगी तो एक कोशिका के फूलने के कारण ये एक विशेष स्थिति में आ जाएगी। इस स्थिति को स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर कहा जाएगा। तो ये हो गई टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन। अब इस टर्गर प्रेशर से पादप कोशिका में फायदे क्या क्या होंगे ये हम ध्यान से देखते हैं। टर्गर प्रेशर से सबसे पहला इसका महत्व है। टर्गर प्रेशर के महत्व देखना है कि सबसे पहला महत्व है वृद्धि होगी। किसी भी पादप कोशिका की वृद्धि के लिए सर्वाधिक जरूरी क्या है? टर्गर प्रेशर। जैसे ही पानी अंदर जाएगा कोशिका फूलना शुरू हो जाएगी और कोशिका फूलेगी, बड़े आकार में होगी, मतलब वृद्धि करेगी। तो वृद्धि के लिए सबसे पहली चीज याद रखना, वृद्धि के लिए टर्गर प्रेशर अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन या यूं कह दें कि गतियों के लिए विभिन्न प्रकार की जो गतियां होती हैं वो गतियां जो होती हैं जैसे कंपानुकुंचन गति, आपने देखा होगा छुई मुई के पौधे को टच करने पर वो सिकुड़ जाता है और सामान्य स्थिति में आने पर उसकी कोशिकाएं या उसकी पत्तियां वापस स्फीति दशा में आ जाती है। तो वो किसके कारण आती हैं? विभिन्न प्रकार की गतियों के कारण। ये गतियां कब होंगी? जब कोशिका कौन सी दशा में आ जाएगी? स्फीति दशा में, मतलब टर्जिट हो जाएगी। कोशिका फूल जाएगी तो पत्तियां सीधी हो जाएंगी और कोशिका पिचक जाएगी तो पत्तियां इस श्लथ अवस्था में आ जाएंगी तो पत्तियां मुरझा जाएंगी।
ये चीज़ याद रखना हमेशा। और जो श्लथ कोशिका होती है, याद रख लेना, श्लथ कोशिका, इस श्लथ कोशिका के अंदर मतलब पिचकी हुई कोशिका के अंदर टीपी का मान मतलब टर्गर प्रेशर का मान क्या होगा, 0 होगा। हमेशा याद रखना कि श्लथ कोशिका, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं कि श्लथ कोशिका का टीपी का मान कितना होता है, तो श्लथ कोशिका के टीपी का मान 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि श्लथ कोशिका पिचकी हुई है और पिचके होने के कारण अंदर क्या नहीं गया, जल नहीं गया, और जल नहीं गया तो उस पर दबाव उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब स्फीति दशा में नहीं आई, और स्फीति दशा में नहीं आएगी तो मान कैसा होगा, टीपी का 0 हो जाएगा। तो दूसरा महत्व हुआ परिवर्तन के लिए, गतियों के लिए। पहला याद रखना, विभिन्न प्रकार की पादप शरीर में होने वाली वृद्धि के लिए क्या टर्गर प्रेशर आवश्यक है। दूसरा जो है आपको याद रखना, परिवर्तन या गतियों के लिए टर्गर प्रेशर आवश्यक है। और तीसरा जो है, जल जो है जाइलम वेसल्स में, जाइलम वेसल्स में जो जल है, जल का प्रवाह कब होगा, जब टीपी का मान अधिक होगा। क्योंकि टीपी अधिक होने पर ये जाइलम की वेसल्स क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। पिचकी हुई जगह पर पानी नहीं भागेगा, फूली हुई जगह पर पानी भागेगा। तो जल का प्रवाह जाइलम वेसल्स में कब होगा, जब ये जाइलम वेसल्स कौन सी दशा में होंगी, स्फीति दशा में होगी। और स्फीति दशा में कब होगी, जब टर्गर प्रेशर का मान उच्च होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो चौथा महत्व देखते हैं। पहला महत्व क्या है, वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा महत्व आपको याद रखना, गतियों के लिए, विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए आवश्यक है। तीसरा महत्व याद रखना कि जाइलम के अंदर जल का परिवहन या जल का प्रवाह तब होगा जब स्फीति दाब का मान अधिक होगा, टीपी का मान अधिक होगा। और टीपी का मान कब अधिक होगा, जब कोशिका टीपी दशा में होगी, मतलब स्फीति दशा में होगी तब। चौथा महत्व याद रखना आपको, इसी के कारण मजबूती, पादप कोशिका को इसी के कारण क्या प्रदान होती, मजबूती। जो ढीला ढाला होता है वो कमजोर होता है, और जो टाइट रहता है वो मजबूत हो रहता है। तो ऐसे ही कोशिका के अंदर कोशिका टाइट स्थिति में होगी, टर्जिड स्थिति में होगी, सिचुएशन में होगी, तो क्या होगी, मजबूत होगी। और जब वो ढीली ढाली होगी श्लथ अवस्था में, तो क्या होगी, कमजोर होगी। मतलब पादप कोशिकाओं को मजबूती किसके द्वारा प्राप्त होती है, टर्गर प्रेशर के द्वारा ही मजबूती प्राप्त होती है। पांचवा और आखिरी याद रखना, विभाजन और वृद्धि, विभाजन व वृद्धि। पादप की कोशिका के अंदर विभाजन तभी होगा जब कोशिका विकसित हुई अवस्था में होगी। मतलब किसी भी चीज़ का विभाजन तब होगा जब वो ज़्यादा होगा, कम होगा तो उसका विभाजन होने की संभावना नहीं रहेगी। तो पादप कोशिका जब टर्जिड अवस्था में रहेगी, फुली हुई अवस्था में रहेगी, तो वो क्या करेगी, विभाजन करेगी। और विभाजन के कारण 1 से 2 कोशिका बनेगी, फिर उस कोशिका में वृद्धि होगी, जिससे कोशिका की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। तो ये हुआ स्फीति दाब। जब किसी पादप कोशिका को शुद्ध जल में, आसूत जल में, डिस्टल वाटर में रखा जाए तो जल का ओपी कम रहने के कारण जल बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है, जहाँ पर हाई ओपी रहता है। और जल के अंदर की ओर प्रवेश करने के कारण कोशिका के कोशिका रस या वैक्यूलर शेप, वैक्यूल के अंदर जो शेप है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण कोशिका स्फीति दशा में आ जाएगी। और कोशिका के स्फीति दशा में आने पर एक दाब उत्पन्न होगा, उस दाब को टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब कहा जाता है। ये स्फीति दाब की बात हुई है। अब स्फीति दाब का मान आपको बता दिया मैंने कि श्लथ कोशिका में हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। एक चीज और याद रखना आपको कि जो श्लथ कोशिका है उसमें तो क्या होगा, 0 होगा, परंतु जो पादप कोशिका है उस पादप कोशिका के अंदर टीपी का मान 0 से, ऑब्जेक्टिव में याद रखना, 0 से ओपी के बराबर तक हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। पादप कोशिका के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, पादप कोशिका में, सामान्य पादप कोशिका में टीपी का मान कितना होगा, तो पादप कोशिका में टीपी का मान 0 से लेके तो ओपी तक हो सकता है। ओपी मतलब होता है अधिकतम दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब, जो कि सबसे अधिक होता है, और 0 मतलब जो कि सबसे कम है। तो अगर श्लथ दशा में होगी तो 0 होगा, और स्फीति दशा में होगा तो किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर। मतलब टर्गर प्रेशर जो है वो किसके समान हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है, ओपी के बराबर हो सकता है। और ये टर्गर प्रेशर डब्ल्यूपी के भी बराबर होता है, अभी बताता हूं मैं कैसे होगा। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर, पादप कोशिका के टर्गर प्रेशर का मान कितने से कितने के बीच हो सकता है, 0 से ओपी के बीच हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि पादप कोशिका के अंदर
टर्गर प्रेशर का मान 0 कब होगा, तो उत्तर लिखेंगे कोशिका जब स्लथ अवस्था में हो। और अगर पूछें पादप कोशिका में टीपी का मान ओपी के बराबर कब होगा, जब कोशिका टर्जिट स्टेज में या फुली हुई अवस्था में रहेगी। तो ये टीपी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। टीपी के बाद आपको मैं बताता हूँ अगला ओपी। डब्ल्यूपी। डब्ल्यूपी मतलब होता है वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर मतलब कि भित्ति दाब। भित्ति दाब या वॉल प्रेशर जब जल अंदर जा रहा था, कब अपने टर्गर प्रेशर देखा, तो टर्गर प्रेशर में क्या है, लो से हाई की ओर जल जा रहा है। जब जल अंदर जा रहा है तो अंदर जल की मात्रा बढ़ रही है, और जल की मात्रा बढ़ रही है तो ये जो कोशिका है, ये कोशिका बाहर की ओर क्या कर रही है, एक प्रकार का दबाव लगा रही है। क्या कर रही है, बाहर की ओर दबाव लगा रही है, जिसको बोल दिया हमने टर्गर प्रेशर। तो कोशिका का अंदर से बाहर की ओर जो दबाव लग रहा है, अंदर से बाहर की ओर जब दबाव है, उस दबाव को बोलते हैं टीपी, टर्गर प्रेशर। अब इस टीपी के विरोध में कोशिका अपने आप को बचाने के लिए, कैसे बचाने के लिए, फटने से, क्योंकि यहाँ पानी बढ़ेगा तो एक समय बाद क्या होगा, बढ़ता जाएगा तो कोशिका फट जाएगी। तो कोशिका अपने आप को फटने से बचाने के लिए बाहर से अंदर की ओर, किसके द्वारा, कोशिका के चारों ओर कौन है, सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जो है बाहर से क्या करेगी, अंदर की ओर एक दबाव डालती है। कोशिका भित्ति द्वारा इस कोशिका पर डाला गया दाब ही वॉल प्रेशर कहलाता है। और वॉल प्रेशर डब्ल्यूपी का मान हमेशा उतना ही होता है जितना कि मान कितने का, किसका, टीपी का होता है। मतलब वॉल प्रेशर बराबर कितनी किसके होती है, टीपी की। मतलब टर्गर प्रेशर अंदर से बाहर की ओर और वॉल प्रेशर बाहर से अंदर की ओर। तो वॉल द्वारा या भित्ति द्वारा कोशिका पर लगाए गए दाब को वॉल प्रेशर या भित्ति दाब कहा जाता है। भित्ति दाब का मान उतना ही होता है जितना कि किसका मान होता है, टर्गर प्रेशर का। मान लो टर्गर प्रेशर जो है 10 की ताकत से प्रेशर लगा रहा है, तो वॉल प्रेशर भी 10 की ही ताकत से प्रेशर लगाएगा। हाँ, टर्गर प्रेशर को एक चीज और याद रखना, साई पी के द्वारा भी दर्शाते हैं। साई पी का मतलब होता है दाब विभव। दाब विभव। वर्तमान समय में एक चीज और याद आ गई, इसको याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप में। टीपी को क्या भी कहा जाता है, तो टीपी को साई पी के द्वारा, ये साई का चिन्ह है जो त्रिशूल जैसा दिख रहा है ना, साई पी के द्वारा दर्शाता है। और साई पी का मतलब होता है प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव कहा जाता है। ठीक है, दाब विभव या प्रेशर पोटेंशियल याद रख लेना ऑब्जेक्टिव टाइप में, टीपी को ये भी कहते हैं। अब डब्ल्यूपी आपको समझ में आ गई। जब कोशिका स्फीति दशा में आती है तो कोशिका अपने आप को फटने से बचाने के लिए कोशिका की भित्ति अंदर की ओर, कोशिका के द्रव्य के ऊपर क्या करती है, एक दाब डालती है। तो कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका पर डाले गए दाब को ही क्या कहा जाता है, वॉल प्रेशर या भित्ति दाब कहा जाता है। वॉल प्रेशर या भित्ति दाब। यह भित्ति दाब का मान उतना ही होता है जितना कि टीपी का होता है। परंतु याद रखना, टीपी कहाँ से कहाँ दाब लगा रहा है, अंदर से बाहर की ओर। और डब्ल्यूपी कहाँ से लगा रहा है, बाहर से अंदर की ओर। मतलब दाब बराबर है परंतु विपरीत दिशा में। जो बाहर की ओर आ रही है तो वो टीपी के कारण, और अंदर की ओर दबाव लग रहा है वो डब्ल्यूपी के कारण। दोनों दाब बराबर हैं पर दोनों दाब विपरीत दिशा में है। टीपी कहाँ की ओर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, अंदर से बाहर, और डब्ल्यूपी बाहर से अंदर की ओर लग रहा है। एक और ऑब्जेक्टिव टाइप में याद रखना, ये तो जंतु कोशिका। क्या होगा अगर ये तो पादप कोशिका है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछें, क्या होगा अगर आरबीसी को शुद्ध जल में रख दिया जाए। उत्तर आपको यहीं पर इनबॉक्स में डालना है। मैं समझा रहा हूं इसका अर्थ क्या होगा, उत्तर नहीं बोलूंगा। क्या होगा जब आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, मतलब कि ये जंतु कोशिका है। तो जंतु कोशिका है, उसके चारों ओर झिल्ली है परंतु क्या नहीं है, भित्ति नहीं है। ठीक है, अब ये भित्ति क्या करती है कि बाहर से जो दाब लग रहा है, अंदर से जो बाहर दाब लग रहा है उसके विरुद्ध दाब लगाती है भित्ति। अब इसमें भित्ति है ही नहीं। अब इस कोशिका को शुद्ध जल में रख दिया जाए, किसको, आरबीसी को नमक के घोल में रख दिया जाए, तो नमक के घोल का ओपी जो है, नमक के घोल का ओपी लो है, और लो होने के कारण जल कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। और इसका ओपी क्या है, हाई है। तो हाई ओपी के कारण पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, पराशरण के नियम के अनुसार। तो पानी अंदर जाने के कारण ये आरबीसी जो है फूल जाएगी, और एक समय बाद आरबीसी का क्या होगा, उत्तर आपको लिखना है। क्यों होगा, क्योंकि इसमें वाल नहीं है। अगर वाल होती तो वो नहीं होता जो हुआ है।
ठीक है। वॉल अगर होती तो ये कोशिका के ऊपर इतना दबाव नहीं पड़ता जिससे कि वो फट जाती। वॉल नहीं होने के कारण कोशिका क्या हो जाती है, फट जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेंगे कि यदि आरबीसी को कम परासरण दाब वाले विलयन में रखा जाए तो उसका क्या होगा। तो उत्तर आपको समझ में आ गया है। यदि आरबीसी को कम परासरण दाब में रखा जाए तो आरबीसी के चारों ओर कोशिका भित्ति का अभाव होगा और कोशिका भित्ति के अभाव के कारण कोशिका भित्ति किस पर दाब नहीं डल पाएगी, कोशिका भित्ति का दाब नहीं डलेगा किसके बराबर, टीपी के बराबर दाब नहीं हो पाएगा और टीपी तो बढ़ता जाएगा पर डब्ल्यूपी शून्य रहेगा जिसके कारण कोशिका फट जाएगी। ये उत्तर है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में कि अगर आरबीसी को लो ओपी में रख दिया जाए, निम्न परासरण दाब वाले विलयन में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, कोशिका फट जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा डब्ल्यूपी। अगला आखिरी टॉपिक है हमारा प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन। हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। किसका कुंचित होना, जीव द्रव्य का कुंचित होना ही क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। देखो अभी कोशिका कहाँ रखी हुई थी, लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले वाटर के अंदर। अब हम इस कोशिका को कहाँ रख देंगे, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले विलयन के अंदर। वाटर की जगह हम क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। यदि किसी पादप कोशिका को, प्लांट सेल को कहाँ पर रखा जाए, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन में रखा जाए, मतलब कोशिका का ओपी क्या है, लो है और कोशिका के बाहर के द्रव्य का ओपी क्या है, हाई है। अब जब कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में, ठीक है, अति पराश्रयी विलयन में रखा जाए तो अति पराश्रयी विलयन की उपस्थिति के कारण परासरण के नियम के अनुसार लो से जल कहाँ जाएगा, हाई की ओर जाएगा। तो अंदर से कोशिका का जल कहाँ आने लग जाएगा, बाहर की ओर आने लग जाएगा। जब अंदर से कोशिका का जल बाहर की ओर आएगा तो ये कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है या रिक्तिका है वो क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो कोशिका के कोशिका द्रव्य का संकुचित होना ही प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। जीव द्रव्य कुंचन क्या है, यदि किसी पादप कोशिका को हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन में अति पराश्रयी विलयन में रखा जाए तो परासरण के नियम के अनुसार कोशिका के अंदर का कोशिका द्रव्य बाहर की ओर गति करने लगता है, क्योंकि अंदर की ओर लो और बाहर की जगह बाहर की ओर जो है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो लो से हाई की ओर जब जल आ जाएगा या विलायक के अणु आ जाएंगे तो ये कोशिका क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। कोशिका का संकुचित होना ही, क्योंकि कोशिका खुद संकुचित नहीं होती है, कोशिका का कोशिका द्रव्य संकुचित होता है, वो द्रव्य संकुचित होगा तो कोशिका भी संकुचित हो जाएगी, मतलब स्लथ दशा में आ जाएगी। स्लथ दशा में आ गई, कोशिका पिचक गई तो कोशिका का पिचकना, सिकुड़ना ही क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। जब इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को वापस से, अभी कहाँ रखी थी, हाई ओपी वाले घोल में, अब लो ओपी वाले घोल में रख दी जाए, वापस से कहाँ पर रख दिया जाए, लो ओपी वाले घोल में, मतलब शुद्ध जल में रख दिया जाए, क्योंकि शुद्ध जल का ओपी क्या होता है, लो होता है। अगर इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को लो ओपी वाले जल में रख दिया जाए तो इसके कारण वापस से परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसके कारण जल के अणु कहाँ से, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे और ये कोशिका का कोशिका द्रव्य वापस से क्या हो जाएगा, पुरानी अवस्था में आ जाएगा। कोशिका का कुंचित अवस्था से वापस से टर्जित अवस्था में आना जीव द्रव्य विकुंचन कहलाता है। विकुंचन, कुंचन से क्या हो गया, अब विकुंचित हो गई, मतलब वापस से टर्जित हो गई, फूल गई। तो ये हो गया अगला टॉपिक अपना जीव द्रव्य कुंचन। अब जीव द्रव्य कुंचन के हमको महत्व भी देख लेना है कि महत्व है क्या, ये जीव द्रव्य कुंचन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर 3-4 छोटी छोटी टिप्पणियां बनी हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा टर्गर प्रेशर क्या है, इसके महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा अपना वॉल प्रेशर क्या है। तीसरा क्वेश्चन जीव द्रव्य कुंचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य कुंचन क्या है, इसके महत्व लिखिए। अब जीव द्रव्य कुंचन के महत्व, सबसे पहला महत्व देखेंगे हम जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस के अचार और मुरब्बे का परिरक्षण। मुरब्बे का परिरक्षण किसके कारण होता है, इस जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया के कारण। कैसे होता है, देखो जब हम केरी का अचार डालते हैं, बरनी के अंदर केरी या नींबू का मुरब्बा डालते हैं तो उसमें हम क्या डाल देते हैं, थोड़ा नमक या शक्कर डाल देते हैं। नमक डालते हैं सामान्यतः, नमक और शक्कर, मुरब्बे में शक्कर डाल देते हैं और इसमें अचार में नमक डालते हैं। अब जब नमक या शक्कर डालते हैं तो नमक का घोल का ओपी क्या रहता है, हाई रहता है, और जो
केरी है उस केरी की कोशिका का घोल जो होता है, कोशिका का कोशिका द्रव्य लो होता है। अब लो से क्या होता है, कोशिका के अंदर से जो LOP मतलब लो ऑस्मोटिक प्रेशर था किसका, केरी की कोशिका के कोशिका द्रव्य का, तो यहाँ से जल निकल करके, इस केरी की कोशिका का जल निकल करके कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, जहाँ पर हमने मसाला डाला उसमें। तो मसाला में जो पतलापन आता है वो किसके कारण आता है कि अंदर का पानी बाहर आ गया। अब ये कोशिका क्या हो जाएगी, विकुंचित हो जाएगी, और कोशिका विकुंचित हो जाएगी तो इसके अंदर कौन, जो सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, सूक्ष्म जीव जो अंदर थे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और मर जाएंगे तो ये क्या होगी, कोशिका खराब नहीं होगी, सड़ेगी नहीं। इसलिए अचार और मुरब्बे को लंबे समय तक रखने पर वो खराब नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना, फटाफट लिख देना बेटा कोई भी एक जना कि कौन सी क्रिया के कारण अचार या मुरब्बा जो है खराब या सड़ता नहीं है लंबे समय तक। तो इसका उत्तर कोई भी एक जना फटाफट लिख देना। पहला महत्व हो गया अचार और मुरब्बे का परिरक्षण, मतलब कि परिरक्षण मतलब लंबे समय तक संभाल के रखना या सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और दूसरा महत्व है सांद्रता अधिक होती है। अब सांद्रता अधिक किसकी होती है, बाहर के द्रव्य की, और बाहर की द्रव्य की सांद्रता अधिक होगी तो अधिक होने के कारण जो सूक्ष्म जीव होंगे वो सूक्ष्म जीव का जीव द्रव्य कुंचित हो जाएगा और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे। पहला क्या, अचार मुरब्बे को परिरक्षित करने के लिए, दूसरा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, तीसरा याद रखना इसी के कारण जीव द्रव्य कुंचन के कारण ही पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, स्थानांतरण में भी मदद करती है क्रिया। एक कोशिका का अंदर का जितना भी द्रव्य था वो बाहर आ गया, अब बाहर आ गया वो द्रव, तो वो कहाँ जाएगा, अब दूसरी कोशिका में, जिस कोशिका में इसका मान OP का मान अधिक होगा, तो निम्न से वापस कहाँ, उच्च की ओर। तो पदार्थों का स्थानांतरण भी कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया के द्वारा। और चौथी और आखिरी और महत्वपूर्ण बात है, कोशिका की जीवितता का ज्ञान कौन सी क्रिया के द्वारा कर सकते हैं। अगर ये क्रिया हो रही है कोशिका के अंदर, मतलब कोशिका के अंदर वॉल प्रेशर है, टर्गर प्रेशर है, और OP भी है, पराशरण दाब भी काम कर रहा है, सारे दाब काम कर रहे हैं, मतलब कोशिका जीवित अवस्था में। और कोशिका जीवित अवस्था में तभी कौन सी क्रिया हो पाएगी, प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया हो पाएगी। तो ये अभी हमारे टॉपिक में हमने विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ देखी है। अगर पसंद आए, खैर ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।